शुरुआत करेंगे राजस्थान के अलवर से आई अहम खबर के साथ, जहां अलवर में इंक्यूबेटर में झुलसी बच्ची की मौत हो गई है। आपको बताएं कि इलाज के लिए इस बच्ची को जयपुर रेफर किया गया था। जेके लोन अस्पताल में इस बच्ची का इलाज चल रहा था। अलवर में इंक्यूबेटर में झुलसी बच्ची की मौत हो गई है। इलाज के लिए बच्ची को जयपुर रेफर किया गया था। जेके लोन अस्पताल में इस बच्ची का इलाज जारी था, जहां अब उसकी मौत हो गई है। तो एक बड़ा हादसा हुआ था अलवर में एक अस्पताल में, जहां इंक्यूबेटर में बच्ची झुलस गई थी और कई बच्चों को वहां बचाया भी गया था। ये बच्ची जो ज़्यादा झुलसी थी, इसे इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया था। जेके लोन अस्पताल में इसका इलाज जारी था और अब ये अफसोसनाक खबर कि इस बच्ची की मौत हो गई है। अलवर के एक अस्पताल में बड़ा हादसा हुआ था। इंक्यूबेटर में अचानक आग लगी थी। कई बच्चे जो थे वो जल गए थे। कुछ बच्चों को बचा भी लिया गया था। वहाँ के जो स्टाफ था उसने बचाया था। ये बच्ची ज़्यादा जल गई थी और अब ये खबर है कि इलाज के दौरान इस बच्ची की मौत हो गई। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी अरबाज अहमद का। अरबाज, बेहद अफसोसनाक खबर आ रही है। जानना चाहेंगे कि अब इस बच्ची की मौत हो चुकी है, क्या कुछ और तफसील? जो पूरा मामला था जो अलवर में सामने आया था, और इस पूरे मामले को लेकर के काफी सवाल खड़े किए गए थे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही कोटा में बड़े पैमाने पर बच्चों की मौत के मामले सामने आए थे। ऐसे में एक जो नवजात बच्चे की अगर बात करें हम, उसे यहाँ पर जो दुधनही बच्ची थी जिसे अलवर में रखा हुआ था, बेबी वार्मर में इसे रख दिया गया। जो स्टाफ था उसकी कमी की वजह से 70% जो अभी हमारी बात हुई है जेके लोन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से, उसने बताया है कि 70% जल चुकी थी बच्ची। इसकी वजह से उसे बचाना मुश्किल हो गया और काफी देरी से उसे जयपुर के लिए रेफर किया गया। हालांकि इलाज के लिए उसे जब उसे भेजा गया था यहाँ पर, उसने काफी कोशिश की यहाँ पर जो जयपुर के डॉक्टर्स हैं उन्होंने बचाने की, लेकिन जो काफी नुकसान हो जाने की वजह से उसकी रिकवरी नहीं हो पाई और आज उसकी डेथ हो गई है। फिलहाल जो नाराजगी है काफी जाहिर कर रहे हैं इसके जो खानदान वाले हैं बच्ची के, और जो डॉक्टर्स हैं वो अभी अपनी रिपोर्ट बना करके दे रहे हैं। जो उन्होंने अभी अशोक गुप्ता हैं जो डायरेक्टर हैं जेके लोन हॉस्पिटल के, उनका कहना है कि 70% जो बर्निंग थी उसकी स्किन में और बॉडी में, वो मेन कॉज ऑफ डेथ है और इसी की वजह से उसकी हुई, जो कि कहीं ना कहीं जो अलवर में लापरवाही हुई है उसकी वजह से बच्ची ने जान गंवाई है। जी अरबाज, ये भी जानना चाहेंगे, इतना अफसोसनाक वाकया पेश आया है, क्या किसी तरह की कोई जांच की बात सामने आई है? क्या कुछ इंतजामिया कह रहा है? देखिए, पूरे मामले को लेकर के जो अलग से FIR दर्ज करने की बात की जा रही, ताकि अलवर में जो लापरवाह हॉस्पिटल वाले हैं और जो वहाँ पर स्टाफ है उनकी वजह से ये सारा मामला पेश आया है। स्टाफ की तरफ से बताया जा रहा है कि कोई खामी जो है बॉडी जो बेबी वार्मर है उसके अंदर आ गई थी, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा हो गया था और बच्चों को नुकसान हुआ है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब अगर 24 घंटे नजर रखी जाती है, ध्यान रखा जाता है, जो कि स्टाफ का काम होता है ऐसे हालात में, तो काफी देर तक वो बच्ची एक्सपोजर में रही है ओवरहीट के, जिस वजह से उसकी बॉडी जली है। बड़ी लापरवाही है जिसके खिलाफ कार्रवाई कुछ न कुछ करने की यहाँ पर जो है कोशिश रहेगी। जो राजस्थान सरकार है वो अपने लेवल पर भी पूरे मामले को लेकर काफी संजीदा है। जो जयपुर में हेल्थ मिनिस्टर हैं उन तक इस मामले की शिकायत पहुंची है रघु शर्मा के पास में। उनका कहना है कि मामले की जांच करा करके अभी देखा जाएगा क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, और जो इस तरह के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो बच्चों को ट्रीटमेंट करने में लापरवाही बरत रहे हैं या कोई ऐसे मामले आ रहे हैं, तो उनके खिलाफ जो भी जरूरी कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। जी अरबाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी अरबाज जो कि बता रहे थे अहम खबर। एक और खबर मेरठ से आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का वफ्द मेरठ पहुंच रहा है। तो मेरठ से अहम खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का एक वफ्द मेरठ पहुंच रहा है। मुतासरा ख़ानदानों से ये वफ्द मुलाकात करने वाला है। 20 दिसंबर को शहरियत कानून के खिलाफ जो एहतजाज हुआ था, एहतजाज के दौरान पुलिस कार्रवाई में 6 लोगों की मौत हुई थी। उन्हीं के अहले खाना से ये वफ्द मुलाकात करने वाला है। तो मेरठ से भी अहम खबर।
और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी तंजीर अंसार का। तंजीर, ये जो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का एक वफ्द मेरठ पहुंच रहा है, कौन कौन से अहम नाम इसमें शामिल हैं? जी देखिए, ये वक्त अब इससे पहले मुजफ्फरनगर अभी ये गए थे और वहाँ मुतासरीन के अहल खाना, जो मुतासरीन हैं और जो महलूकीन हैं, उनके अहल खाना से इन्होंने मुलाकात की है। महमूद प्राचा जो वकील हैं, उनकी क़यादत में ये वक्त जो है ये मुलाकात करने पहुँचे हैं और हालात का जायजा लेने के लिए पहुँचे हैं। अभी ये सुबह मुजफ्फरनगर पहुंचे थे और इन्होंने वहां पर कालापार का जो इलाका है और जहां पे तशद्दुद में एक शख्स की हलाकत हुई थी, उनके अहले खाना से मुलाकात की है और तमाम हालात का जायजा लिया है। और जिस तरह से वहां पर लोगों को डिटेन किया गया और नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और नामजद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और पुलिस की कार्रवाई हुई है, उसी तरह से मेरठ में भी पुलिस ने कार्रवाई की है और इसमें 13 मुकदमे लिखे गए हैं, जिसमें 148 लोग नामजद हैं और तकरीबन 50 के करीब लोगों को जो है पुलिस ने हिरासत में भी गिरफ्तार भी किया है। तो इसी सब सिलसिले की जानकारी के लिए और किस तरह से जो मुतासरीन है उनको क्या हालात और कोई उनकी मदद हुई कि नहीं हुई और जो जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनको जो है बेगुनाह किसी को तो नहीं फंसाया गया है इन मुकदमों में, इन पूरे हालात का जायजा लेकर और उसके बाद इसके लिए जो भी तजावीज़ पेश की जाएंगी और जिस तरह से कानूनी मदद उनको फराहम कराई जा सकती है या माली इमदाद की जा सकती है उनकी, इसके लिए ये वक्त निकला है ना। जी तंजीर, एक और अहम बात आपसे जानना चाहेंगे। अक्सर देखने में आता है कि जब इस तरह का वफ्द जो है वो मुलाकात करने के लिए निकलता है तो कहीं ना कहीं इंतज़ामिया की तरफ से जो है वो या तो मुलाकात नहीं हो पाती है या फिर कहीं ना कहीं इनको बीच रास्ते में से ही वापस लौटा दिया जाता है। अभी तक इस तरह की कोई इत्तला? जी देखिए, जितने भी ये वाक़यात हुए हैं, जिन लोगों को नहीं मिलने दिया गया वो पॉलिटिकल लीडर थे और बड़े नाम हैं, लेकिन समाजी तंजीम के जिम्मेदारान यहाँ पर आके मिल भी चुके हैं। इससे पहले 20 पार्टी एक वक्त में यहाँ मेरठ आकर और संभल और बनारस जाकर जो भी मुतासरीन हैं उनसे मुलाकात की, जो हलाक हुए हैं अफराद उनके अहले खाना से मुलाकात की, तो उनको किसी तरह से मना नहीं किया गया है। लेकिन जो भी पॉलिटिकल लीडर थे, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो और या फिर जयंत चौधरी हो, हालांकि जयंत चौधरी दूसरे दिन आए और उन्होंने यहाँ पर जो है मुतासरीन से मुलाकात की है, तो उन्होंने मुलाकात की, लेकिन जिस तरह से राहुल और प्रियंका को वापस किया गया, पुलिस का ये कहना था कि क्योंकि दफा 144 नाफिज है और उसका नोटिस उनको थमा दिया गया और उसके बाद वो खुद भी वापस चले गए और सारी जिम्मेदारी असल में पुलिस इंतजामिया ने इन लीडरान पे ये डाल दी थी कि अगर वो आते हैं और उससे कोई कुछ भी माहौल खराब होता है या कुछ भी इस तरह का वाक़या होता है कि उससे किसी भी तरह से कानून की खिलाफ वर्जी होती है या दफा 144 नाफिज होने के बाद अगर वो उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो ये पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी। तो पुलिस ने यहाँ जो है ऐसे जो भी लीडर हैं जिनको उनको लगा कि यहाँ दौरा करने से हालात जी, तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का ये वफ्द मेरठ पहुंच रहा है। अहम खबर पर लगातार हमारी भी नजर रहेगी। तंजीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। और एक और अहम खबर, पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी कैदियों की फहरिस्त हिंदुस्तान को सौंपी है। पाकिस्तानी जेलों में 282 हिंदुस्तानी कैद हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी कैदियों की एक फहरिस्त जो है हिंदुस्तान को सौंपी है। इसमें पाकिस्तानी जेलों में 282 हिंदुस्तानी कैद हैं, 55 आम शहरी हैं, 227 माहीगीर जेल में बंद है। समझौते के तहत दोनों मुल्क एक दूसरे को कैदियों की ये फहरिस्त देते हैं, ये लिस्ट देते हैं। आपको बताएं कि 2008 के समझौते के तहत दोनों मुल्क साल में 2 बार इस तरह की जो फहरिस्त है, लिस्ट है, वो एक दूसरे को देते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। तो इस बार जो पाकिस्तान ने लिस्ट दी है हिंदुस्तानी कैदियों की, उसमें 55 आम शहरी, 227 माहीगीर हैं जो कि जेलों में बंद हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान एक समझौता हुआ है, उसी के तहत 2008 का जो समझौता है उसके तहत दोनों मुल्क साल में 2 बार इस तरह की लिस्ट एक दूसरे को सौंपते हैं। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली में शहरीत कानून के खिलाफ एहतजाज में तशद्दुद के लिए आप और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 3 मुकामात पर तशद्दुद हुआ। प्रकाश जावड़ेकर ने तशद्दुद भड़काने के लिए अमानतुल्लाह और मोहम्मद आसिफ खान का नाम लिया।
हिंसा के जगह उकसाने का काम करते हैं, ये लोगों ने देखा है। दिल्ली में 3 जगह हिंसा की वारदातें हुई, जामिया, सीलमपुर और जामा मस्जिद। इसके आसपास जो भी घटनाएं हुई वो हम सबने देखी है। जामिया के यहां कांग्रेस के आसिफ खान और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह, ये दोनों का रोल, उन पर आरोप है कि उन्होंने जनता को उकसाया। सीलमपुर में कांग्रेस के चौधरी मतीन अहमद और आम आदमी पार्टी के इशराक खान और काउंसिलर अब्दुल रहमान, जामा मस्जिद के यहां कांग्रेस के महमूद पराचा, या तो उन पर एफआईआर है या तो उन पर आरोप है, उनकी जांच चल रही है वहां के। दिल्ली जैसे शांत शहर में नागरिकता कानून पर जानबूझकर माइनॉरिटी के मन में संभ्रम पैदा करके जो अशांति का माहौल तैयार किया और जो सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ, उसके लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जिम्मेवार है। और वहीं कांग्रेस लीडर गिरिजा व्यास का कहना है कि मरकजी हुकूमत भाई को भाई से लड़ाने के लिए ही शहरियत कानून लेकर आई है। उन्होंने कहा कि शहरियत कानून और एनआरसी की जरूरत नहीं है। उन्होंने मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर के इल्जाम को भी मुस्तरद किया। प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली में हंगामा करने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर इल्जाम लगाया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता गिरिजा व्यास हमारे साथ है बात करने के लिए। मैम, नया साल शुरू हो गया, पहला दिन है। जिस तरह से 2019 या उससे पहले की भी बात करें, मौजूदा सरकार है, तमाम बहुत सी चीज़ें हुई हैं। अगर हम बात करें, आपको क्या लगता है कि नए साल में किस तरह के भारत की उम्मीद आप करती हैं? एक ऐसे भारत की जिस भारत में एकता हो, अखंडता हो, जिस भारत में वित्तीय सुविधाएं हो, जिस भारत में बच्चों को नौकरियां मिलती हों, जिस भारत में महिलाएं सुरक्षित हों, उस भारत की हम लोग कल्पना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ऐसा भारत हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये होने वाला नहीं, क्योंकि न तो आर्थिक मंदी से उबर पा रहे हैं, न नौकरियां दे पा रहे हैं, न कृषकों को लाभ दे पा रहे हैं, न महिलाएं सुरक्षित हैं, किसी भी तरह से न आम आदमी सुरक्षित है, न देश की एकता और अखंडता बनने की कोई उम्मीद लगती है कि उनको भी डिवाइड करके रख दिया, भाई को भाई से अलग करके रख दिया है सरकार ने। तो इनसे कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती, केवल ईश्वर से प्रार्थना की जा सकती इनको सद्बुद्धि दे, ताकि अब तो ये अपने जो कुछ कर्तव्य करते हैं उससे उभरें। लेकिन बीजेपी में जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, अभी कुछ देर पहले उन्होंने कहा कि जिस तरह से सीएए और एनआरसी को लेकर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर हिंसा हो रही है, दिल्ली में कई जगह हिंसा हुई, जामिया की बात करें, हम सीलमपुर की बात करें, तो उन्होंने साफ तौर पर ये आरोप लगाया है कि ये सब जो दंगे भड़काने का काम किया गया, जो हिंसा किया गया, ये कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की मिली जुली भगत की वजह से हुआ है। उन लोगों ने हिंसा को बढ़ावा दिया है। जो लोग भी समझदार हैं वो इस बात को लेकर के हैरान है कि इसकी ज़रूरत क्या थी। केवल लोगों को भाई से लड़ाने के अलावा इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी। इस देश को जो सबका देश है, जो हमारे संविधान में लिखा है, जो हमारे प्रेमबल का मुख्य आधार है और जो हमारी भारतीय हिंदू अस्मिता का भी आधार है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोगों के लिए प्रार्थना की जाती है यहाँ पर, उस सब को तोड़ करके इन्होंने जिस तरह इसको दिया है, कांग्रेस को उकसा नहीं रही, लेकिन जिस तरह से पुलिस से और अन्य तरीके से लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जैसे प्रियंका जी को बैठना पड़ा, उनके साथ तक में बदसलूकी हुई, तो ये सारा का सारा मामला ऐसा है जिस पर कांग्रेस या जो भी समझदार पार्टियां होंगी वो बोलेंगी और सब बोल रही है। अंतिम सवाल मैम, अंतिम दिन तक ये भी फैसला हो गया कि रेलवे का किराया भी सरकार ने बढ़ा दिया, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, किस तरह से ये देश संभाल रही है सरकार? नए साल पर तोहफा दिया जाता है, नए साल पर सौगात दी जाती है, लेकिन इस सरकार ने हमें सौगात दी है कि जो एसी का भाड़ा 4 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ा दिया गया,
और नॉन एसी का स्लीपर का 2 पैसा, ये बहुत बड़ा भार है। आम आदमी रेल से ट्रेवल करता है, तो उम्मीद की जाती थी, उम्मीद की जाती है कि नए साल पर तोहफा मिलेगा कहीं से भी, और विशेषकर सरकारों से उम्मीद होती है। लेकिन इस सरकार ने ये तोहफा बढ़ा करके और आम आदमी पर और भी भार डाला है, जो ऑलरेडी कर्ज में डूबा हुआ है, जो ऑलरेडी मुसीबत में पड़ा हुआ है, जो आर्थिक व्यवस्था से उसके हालात ख़राब है, जो अर्थव्यवस्था डूबने से बचा नहीं पाए लोग, और उसके ऊपर ये उलाद दिया। तो इसके अलावा दुख प्रकट कर सकते हैं सरकार में ये भी अभी कुछ चेतना बाकी है, तो कम से कम रोल बैक करें। चलिए, धन्यवाद। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मरकजी वज़ीर रामविलास पासवान का कहना है कि शहरीत कानून और NRC पर अपोजिशन जमातें गैर ज़रूरी हंगामा कर रही हैं। और जनगणना जब होता है तो उसमें क्या है, उसमें न हिंदू, उसमें खाली गिनती होती है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन क्या होता नहीं है। जहाँ जो NRC का मामला है उसका कहीं चर्चे नहीं है। और प्रधानमंत्री के बोली पर विश्वास रखना चाहिए। जब प्रधानमंत्री ने खुलेआम से कह दिया कि NRC का कहीं प्रश्न नहीं है, तो इतना दिन के बाद अब क्यों हल्ला हो रहा है? ठीक है, मानते हैं कि जहाँ तक सवाल है सिटीजनशिप का है, जो बाहर के लोग हैं, कानून बनते रहे हैं, कभी कभी तमिलियंस आया है, कभी कभी क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग भी क्या कहते हैं कि आए हैं, अफ़गानिस्तान के लोग भी आए हैं, बांग्लादेश के लोग भी आए हैं। लेकिन हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि चाहे क्या कहते हैं कि हमारे मुसलमान भाई हों, चाहे दलित हों, चाहे क्या कहते हैं कि अल्पसंख्यक, ये पिछड़ी जाति के लोग हों, आदिवासी हों, किसी भी जाति, ऊंची जाति के भी हों, किसी भी जाति के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, हम उसको आश्वस्त करना चाहते हैं कि कोई कहता है कि अरे जन्मतिथि, हम जन्मतिथि, हमको मालूम है कि हमारा जन्मतिथि क्या है। जन्मतिथि जिसको स्कूल में अभी भी बच्चे हैं जो नहीं जाते हैं, तो बगल का लोग बतला देगा कि कौन महीना में जन्म लिया था, क्या हुआ था। लेकिन जन्म के कारण, उसके बाप के जन्म के कारण, इन सब के कारण से कोई क्या कहते हैं कि उसमें डाउट लिस्ट वाला जो मामला है वो नहीं होगा। और ये और क्या कहते हैं कि लोगों को शांति बनाए रखना चाहिए। शरीयत तरमीमी कानून के खिलाफ जामिया मिलिया इस्लामिया में तलबा का एहतजाज जारी है। आज एहतजाज का 20वां दिन है। आज से तलबा की भूख हड़ताल का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात जामिया में नजर आ रहे हैं। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने कुछ एहतजाजी खवातीन से बात की। शहरियत कानून के खिलाफ जो आवाज़ उठी है उसमें ख़वातीन की एक बड़ी आवाज़ है। जामिया मिलिया इस्लामिया हो, शाहीन बाग हो या मुल्क के दूसरे हिस्से हो, हर जगह ख़वातीन बहुत बढ़ चढ़कर इस पूरे तहरीक में, इस पूरे प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रही हैं। कुछ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं। ख़वातीन की बड़ी हिस्सेदारी नज़र आ रही है। क्या चीज़ है जो ख़वातीन को इसमें आगे लेकर आ रही है? ये लड़ाई सिर्फ ख़वातीन की नहीं है या सिर्फ मर्दों की नहीं है, ये लड़ाई सबकी है, इंसानियत की है ये लड़ाई। तो ख़वातीनों को लगा कि वो उनको ये लड़ाई में शामिल होना चाहिए टू मेक इट मोर स्ट्रॉन्गर देन एवर। तो इस वजह से ख़वातीन आगे आ रही हैं। कौन सी बात का डर है? कोई डर है या किसी ने कहा है जिसकी वजह से आपको यहाँ खड़ा होना पड़ा? कौन सी जज्बा है जो आपको यहाँ लेके आया? सिर्फ इंसानियत का जज्बा है जिसकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं। ये किसी एक इंसान के लिए नहीं है, ये हम सभी के लिए है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बिल्कुल जिसे बिल्कुल तोड़ा मरोड़ा जा रहा है ना, ये हम उसके लिए खड़े हैं। सीएए को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। आपका जो बड़ा सवाल है सीएए को लेकर के वो क्या है? बड़ा सवाल तो ये है कि आपने ऐसे इंसानियत को तितर-बितर क्यों कर दिया? ऊपर से आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? आपको वो राइट किसने दिया? मेन सवाल मेरा यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ क्यों? ऐसी क्या ज़रूरत आ गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ किया गया? यहाँ पर कुछ और ख़वातीन हैं। मुझे ये बताइए, कौन सा जज्बा है, कौन सा डर है या कौन सी बात है जो आपको यहाँ बिल्कुल सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर रहा है? हमें डर किसी बात का नहीं है। हमें सिर्फ अपने हिंदुस्तान का डर है और अपने कॉन्स्टिट्यूशन का डर है कि उसमें चेंजिंग हो रही है और उसको बर्बाद किया जा रहा है। और कोई सा भी डर नहीं है। ना हमें मुसलमान होने पे डर है कि हाँ हम मुसलमान हैं तो इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा कोई डर नहीं है हमें।
सरकार की तरफ से लगातार बार बार ये कहा जा रहा है किसी के खिलाफ नहीं है, आप लोग ना डरें, लेकिन हम देख रहे हैं लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, ये क्यों नहीं रुक रहा है? क्या बात है जो समझ में नहीं आती, या आपको लगता है कि ये बातें हमें ठीक से बताई नहीं गई? देखिए, जब तक ये एक्ट सीए और सीए वापस नहीं लिया जाता तब तक ये प्रोटेस्ट होता रहेगा, क्योंकि हम सब चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हम सब चाहते हैं कि ये सीए वापस लिया जाए, और जब तक ये वापस नहीं होगा तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। एक बात बताइए, सीए को कह रहे हैं वापस लेना जरूरी है, ये गलत किस तरह से है? और क्योंकि सरकार ने कहा कि हम कुछ लोगों को नागरिकता देना चाहते हैं। सरकार सिर्फ 3-4 कम्युनिटी को चुनी है उसने सीए में से मुसलमानों को क्यों नहीं दाखिल किया? हमारा ये सवाल है, क्योंकि अगर गैर मुस्लिम अगर निकलते हैं नागरिकता से तो वो एनआरसी के थ्रू आ सकते हैं वापस, लेकिन मुसलमान कहाँ जाएंगे? जो 30 करोड़ आबादी मुसलमानों की है वो कहाँ जाएगी? खवातीन अलग तरीके से सोचती हैं, आप यहाँ पर आई हैं, क्या कहने के लिए आई हैं? जो दिल में सब बताओ ना। हम यहाँ पे मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं सीए और एनआरसी के ख़िलाफ़, जो कि हमारे संविधान के ख़िलाफ़ है और मतलब मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। ये पक्षपात करता है, हिंदू मुसलमान कर रहा है और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उसकी मुखालफत में हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। तो ये थी खवातीन जो बड़ी तादाद में इस पूरे तहरीक में, पूरे प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रही हैं, और कहना चाहिए कि इसमें न सिर्फ तालिबात हैं बल्कि माएँ हैं और जो छोटे बच्चे हैं वो भी शामिल हो रहे हैं, और खवातीन इस पूरे प्रोटेस्ट का एक बड़ा हिस्सा बनती जा रही हैं। कैमरामैन जगदीश उपपति के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। चॉइस भारतीय है, वो मुसलमान भी है, वो दलित भी है, वो हिंदू भी है, वो अगरा भी है, पिछड़ा भी है, इसीलिए आप हमारे हैं। आपके खून और मेरे खून में कोई फर्क नहीं है, आपको कोई अलग नहीं कर सकता। इस जोगी को हम औकात बताएंगे, आप घबराइए नहीं, इससे लड़ेंगे। और जोगी जी एक बार बिहार का प्रोग्राम बना लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या होता है बिहार और यूपी। ये अपना देहरी में कुत्तों शेर हो गया है, इसलिए आप चिंता मत करिए। यह देश, पूरी दुनिया इस मुल्क को देख रही है, लेकिन मैं आग्रह करूंगा कांग्रेस से, सपा से, बसपा से और सभी पार्टी से भाषण देना बंद करिए और जोगी के जुल्म को मिटाने की तैयारी शुरू करिए। ये लड़ाई है। नीतीश कुमार के हमारे औरंगाबाद में कल जा रहा हूँ, ठगुस दिया, बोला मियाँ का घर है, गाड़ी ठगुस दिया, फिर बोला मुसलमान का है, उसके घर को ठगुस दिया पुलिस, और आज तक कोई इंक्वायरी औरंगाबाद में नहीं हुई। कल मैं जा रहा हूँ औरंगाबाद, हमको ठगुस के देखे। बिहार में एक बीजेपी का एमएलए, एक्स-एमएलए ने मुसलमान कितना सब्र किया, वो जुलूस निकाला सीए के पक्ष में, और मुसलमान के मोहल्ले में जाके निकलो कौम गद्दार घरों से और मारो साले जूते। मैंने ये वीडियो भेजा नीतीश कुमार को, आप बीजेपी के एमएलए और एक्स-एमएलए पर कार्रवाई करिए, नहीं हुआ। इसीलिए ये लड़ाई लड़नी है, एक तरफ झारखंड, दूसरा तरफ बिहार। चोर चोर मुफेरा भाई, इस दोनों के खिलाफ इतनी आवाज यहाँ से जाना चाहिए कि इतिहास, नई इतिहास की शुरुआत जामिया के धरती से हो और इसी आजादी के साथ हम आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके साथ हूँ, आपके हर रंगों में हूँ, आपकी हर तहजीब में हूँ, हर आपकी आवाज में हूँ। विचारों का अवलोकन जब हो, मूल्यों का ह्रास हो, तो फिर इस देश के लिए खून देने की जरूरत है, और ये बेटी जिसके साथ हो, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। खुदा हाफिज। मैं कल रहा नहीं जा सके, जाएंगे जरूर, तो फिर आने का प्रयास करूंगा जब आप हमें याद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बढ़ते चलिए, लड़िए, नारा तो बोलिए, अरे बहुत जवाना हल्ला बोल, अरे बोल भैया हल्ला बोल, अरे जोगी गुंडे पर हल्ला बोल, अरे भगवा रंग पर हल्ला बोल, अरे जोगी के जुल्म पर हल्ला बोल। अरे हम क्या चाहते, अरे लेकर रहेंगे, अरे मर के लेंगे, अरे जोर से बोलो, अरे ऊंचा बोलो, अरे जान से प्यारी, अरे प्यारी प्यारी, अरे हक है हमारी,
अरे जामिया मांगे, अरे PU मांगे, अरे PU मांगे, अरे MU मांगे, अरे छात्र मांगे, अरे यूपा मांगे, अरे दलित मांगे, अरे बेटी मांगे, अरे गरीब मांगे, अरे गरीब मांगे, अरे दलित मांगे, अरे दलित मांगे, अरे लेकर रहेंगे, अरे मिलकर बोलो, अरे जोर से बोलो, अरे तुम भी बोलो, अरे मैं भी बोलूं, अरे तुम भी बोलो, अरे जोर से बोलो, अरे मर के लेंगे, अरे लड़ के लेंगे, अरे लेकर रहेंगे, अरे लेकर रहेंगे, अरे मर के लेंगे, अरे जान से प्यारी, अरे जान से प्यारी, अरे हक है हमारी, अरे प्यारी प्यारी, अरे मदन न मांगे, अरे भारत मांगे, अरे भारत मांगे, अरे भारत मांगे, अरे संविधान मांगे, अरे महंगाई से, अरे महंगाई से, अरे बेरोजगारी से, अरे युवा मांगे, अरे बेटी मांगे, अरे लेकर रहेंगे, अरे मर के लेंगे, अरे मर के लेंगे, अरे लड़के लेंगे, अरे लेकर रहेंगे, अरे लेकर रहेंगे। जामिया जिंदाबाद, जामिया के छात्र जिंदाबाद, अरे मुल्क के छात्र जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, खुदा हाफिज़। शुक्रिया पप्पू यादव जी का, काफी ज्यादा समय ले लिया इन्होंने। आपको दिखा रहे थे कि जामिया में किस तरह से तलबा और तालिबात का एहतजाज जारी है और पप्पू यादव जो थे वो भी इस वक्त वहां खिताब कर रहे थे। लगातार अहम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। आदाब।